हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सभी लोग इस ठंड के मौसम में अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास 9th की फिजिक्स के विषय में। फिजिक्स जो कि हमारे भौतिक जीवन में अगर देखा जाए, हमारे दैनिक जीवन में फिजिक्स का बहुत महत्व है। हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक हम जो भी कार्य करते हैं वह फिजिक्स से संबंधित होता है। तो उसी पर हम आज चर्चा करते हैं क्लास 9th के फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर आपका है मोशन। मोशन मतलब गति। तो सबसे पहले हम समझते हैं गति क्या होती है। गति मतलब जो हम चल रहे हैं, यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कोई वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई, कोई वस्तु है उसमें परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गति यानी मोशन कहते हैं। तो आइए पूरा डिटेल्स समझते हैं। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक मोशन से। मोशन क्या होता है हमारा, ध्यान से देखें। मोशन हमारा क्या होता है, गति वह प्रक्रिया है जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। हमने क्या बताया, हम चल रहे हैं, तो हम चल रहे हैं तो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, यानी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। तो ये क्या हो गई, गति हो गई। अब कोई वस्तु है, अब उस वस्तु को लेकर के हम उसको, जैसे एक किताब है, हमने एक किताब ले लिया और उस किताब को, जैसे एक किताब है, ये किताब बंद अवस्था में, अब इस बंद अवस्था को किताब में हमने खोल दिया तो इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, यानी मोशन हुआ। तो किसी वस्तु की स्थिति यानी किसी वस्तु के समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो दिया क्या है, जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। सरल शब्दों में जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अभी हमने बताया कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और यह गति किसी संदर्भ वस्तु के सापेक्ष हो सकती है, मतलब किसी वस्तु के सापेक्ष हो सकती है, या तो समय के सापेक्ष होगी या तो वस्तु के सापेक्ष होगी। जैसे कि नदी में चलती हुई नाव या वायु में उड़ता हुआ विमान। नदी में चलती हुई नाव, तो नदी के सापेक्ष नाव गति कर रही है। नदी में नाव गति कर रही है तो नाव चल रही है, तो इसका मतलब नाव क्या हो रहा है, गति कर रही है, यानी उसमें मोशन है। दूसरा क्या है, वायु में उड़ता हुआ विमान, हवा यानी हवा के सापेक्ष वायुयान यानी जो रॉकेट है, जो एरोप्लेन है, वह उड़ रहा है, तो यानी किसके सापेक्ष उड़ रहा है, वायु के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष या उस वस्तु के सापेक्ष अगर कोई वस्तु इधर से उधर यानी अपनी स्थिति बदल रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, हम समझते हैं गति के प्रकार। अगर देखें, वास्तव में हम देखें तो गति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। गति कितने प्रकार होती है, दो प्रकार की। गति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब इसको हम कहते हैं एक समान गति, एक समान गति, और दूसरा क्या होता है, असमान गति। क्या होता है, असमान गति। एक समान गति यानी जब कोई वस्तु है एक समान चाल से, एक समान रूप से चल रहा है, एक समान रूप से चल रहा है, तो उसको उसकी गति को क्या कर रहे हैं, एक समान गति। और कोई वस्तु अगर रुक रुक कर चल रहा है तो उसको कहते हैं असमान गति, या टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा है तो उसको कहते हैं असमान गति। ठीक है, तो लेकिन इन दोनों गतियों को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे रेखी गति। वास्तव में देखा जाए तो गति के प्रकार यही होते हैं, वास्तव में देखा जाए तो गति के प्रकार यही होते हैं, यानी रेखी गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलनी गति और आवर्ती गति। दोलनी गति और आवर्ती गति। यानी रेखी गति क्या है,
जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलता है, यानी एक सीधी रेखा में सीधा चलता चला जा रहा है, तो उसकी गति को हम कहते हैं रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर कार की गति, यानी एक सीधी सड़क है और उस पर कार कोई चलती जा रही है, मोटर बाइक चलती जा रही है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, सीधी सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा क्या है, वृत्तीय गति, यानी जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यानी वृत्ताकार पथ पर मतलब एक सर्किल नुमा में, एक सर्किल के अनुरूप, यानी इस तरह से गति करता है, एक बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर, यानी एक बिंदु से चारों ओर निश्चित दूरी पर गति करता रहता है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। अब ये वृत्तीय गति करता है तो इसका वेग जो होता है, वेग नहीं बदलता बल्कि इसकी क्या बदलती है, दिशा बदलती है। यानी इस दिशा में चलेगा, इस दिशा में चला जाएगा, इस दिशा में चला जाएगा, इस दिशा में चला जाएगा, या इस दिशा में चला जाएगा, तो इसकी गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। कौन सी गति कहते हैं, वृत्तीय गति। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या करता है, गति लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या करता है, गति लगाता है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर गति करती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर गति करती है तो उसको गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं, घूर्णन गति। जैसे एक पहिया घूमता है, एक पहिया अपने अक्ष के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है, यानी निश्चित अक्ष के चारों तरफ घूमता रहता है। तो क्या हो गया, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूमती है, यानी एक निश्चित अक्ष के मूल बिंदु के चारों ओर घूमती रहती है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। यानी एक पहिए का घूमना, या पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। तीसरा, अगला क्या है हमारा, दोलनी गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है। जैसे हम गांव में क्या होगा, झूला, नागपंचमी के दिन हम क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। तो झूले को हम क्या करते हैं, एक तरफ खींचते हैं, फिर खींचने के बाद दूसरी तरफ जाते हैं, फिर खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, उसकी गति को हम क्या कहते हैं भैया, दोलनी गति कहते हैं। जैसे हमने क्या बताया, अगर जैसे हम देखें, बात करें दोलनी गति की, हम बात करें तो एक लोलक लेते हैं, यानी एक लोलक की गति को क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। जैसे एक सिरा है और यहाँ पर एक लोलक लटका दिया गया, अब लोलक को हम इधर ले जाते हैं, फिर इधर ले जाते हैं, फिर इधर लेके आते हैं, तो ये जो गति करता है इसकी गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। अभी हम जैसे एग्जांपल बताया, झूला झूलना, क्या कहते हैं, झूले पर बैठा बच्चा, या घड़ी का पेंडुलम देखे होंगे, घड़ी लगी होती है और घड़ी में नीचे यहाँ पेंडुलम लगा होता है, तो ये टन टन करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, दोलनी गति। यानी जो पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम होता है, जब 12 बज गया तो घंटी बजेगी, घूमेगा इधर उधर, या 1 बज गया तो घड़ी पेंडुलम उसको घूमेगा, तो उसकी गति को क्या, उसकी गति कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं भैया, दोलनी गति कहते हैं। अगला क्या है, आवर्ती गति, यानी ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद खुद को दोहराती है। एक निश्चित समय के बाद क्या होती है, वह अपने आप को दोहराती है, वो अपने आप को क्या कहती है, दोहराती है। जैसे पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी की 2 गतियां होती है, एक घूर्णन गति होती है और एक क्या होती है, परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति यानी परिक्रमा जब करता है, पृथ्वी जब परिक्रमा करती है, और घूर्णन गति यानी एक गति से एक साल बदलता है और एक गति से दिन और रात होते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, आवर्ती गति, यानी ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद खुद को दोहराती है, यानी हमेशा बदलती रहती है, उसी को दोहराती है, तो उसकी गति को हम कहते हैं आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये टॉपिक यानी गति और गति के प्रकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, दूरी। अगला टॉपिक क्या हमारा है, दूरी किसे कहते हैं, दूरी मतलब डिस्टेंस। दूरी मतलब क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस। सपोज दैट अभी हमने कहा आपको कि आपको 5 किलोमीटर जाना है। कहां जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, यानी 5 किलोमीटर कहां जाना है ये तो नहीं पता, किस दिशा में जाना है ये भी नहीं पता है, 5 किलोमीटर हमें जाना है। तो जब 5 किलोमीटर जाना है तो यही हमारी क्या होती है, दूरी होती है। यानी दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं होता है।
दिशा का ज्ञान नहीं होता है। तो पहले हम दूरी और वेग यानी दूरी और चाल इन सब को यानी दूरी और विस्थापन को जानने से पहले हम एक शब्द को जानते हैं जिसको कहते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। क्या भैया? सदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि। ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सदिश राशि क्या होता है भैया? स मतलब जानकारी, स मतलब क्या होता है हमारा? जानकारी, और दिश मतलब दिशा का, दिशा का यानी ऐसी राशि, कहने का मतलब ऐसी राशि हम कह सकते हैं, ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, दिशा का भी ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। ठीक ना? जैसे अभी हमने बताया सा मतलब जानकारी और दिशा मतलब दिशा, यानी जिसमें दिशा की जानकारी होती है वह हमारा कौन सा राशि कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। वह कौन सी राशि कहलाती है? सदिश राशि कहती है। अब जैसे आ मतलब देखें हम, आ मतलब क्या होता है? अज्ञात, और दिशा मतलब क्या होता है भैया? दिशा, यानी जिसमें दिशा अज्ञात हो, जिसमें क्या हो? दिशा अज्ञात हो, यानी ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसमें दिशा का ज्ञान न हो, दिशा का ज्ञान न हो, ज्ञान न हो, केवल परिमाण हो, केवल क्या हो भैया? केवल परिमाण हो, यानी उसमें परिमाण होना चाहिए, दिशा का ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे भी हमने बताया कि 5 किलोमीटर जाना है, कहां जाना है इसका अता पता नहीं है, तो 5 किलोमीटर जाना, ये हमारा क्या हो गया? अदिश, क्योंकि इसमें दिशा नहीं दिया है, इसमें दिशा नहीं दिया है, केवल परिमाण दिया है, तो इसको हम अदिश राशि बोलेंगे। और अगर हमने कह दिया 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना है, तो इसमें क्या हो गया भैया? 5 किलोमीटर परिमाण भी आ गया और उत्तरी दिशा मतलब दिशा भी आ गई, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी आ गई, तो हम इसको कौन सी राशि कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। इसको कौन सी राशि कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। तो यानी 5 किलोमीटर जाना है, एक दूरी हो गई, और 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना है, तो ये हमारा क्या हो गया? विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन हो गया। यानी अब इसके आधार पर हम देखते हैं अपनी दूरी की परिभाषा। किसकी परिभाषा? दूरी की परिभाषा हम देखते हैं। तो दूरी क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई होती है। यानी दूरी किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, तय किए गए पथ की लंबाई को, यानी कोई व्यक्ति है यहां पर था और यहां से यहां तक आ गया, यानी बिंदु ए पर था और बिंदु ए से कहां तक आ गया? बी तक आ गया, बिंदु ए से बी तक आ गया, तो इसके पथ की लंबाई क्या होगी? ए बी। क्या होगी? पथ की लंबाई कितनी होगी भैया? ए बी होगी। और यह भी ए बी यानी पथ की लंबाई क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। यानी इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता। यह दो बिंदुओं के बीच की जगह का सांख्यिकी, दो बिंदु यानी एक बिंदु यहां हो गया और एक बिंदु यहां हो गया, इनके बीच का सांख्यिकी मान लिया हमने क्या है? 5 किलोमीटर। इसकी गणना दिशा की परवाह किए बिना की जा सकती है, मतलब इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता। और जब दिशा का ज्ञान नहीं होता है तो यह कौन सी राशि हो गई भैया? यह कौन सी राशि हो गई? यह अदिश राशि हो गई। कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। तो यहां विशेषता देखते हैं। विशेषता देखिए, दूरी एक अदिश राशि, अभी हमने बताया दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि इसमें दिशा शामिल नहीं होती है और यह हमेशा धनात्मक होती है, यानी इसका मान हमेशा क्या होता है?
पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। जैसे हमने बताया 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 किलोमीटर क्या है, धनात्मक दूरी है। क्या है, धनात्मक दूरी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, आशा है कि अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला क्या हमारा, विस्थापन। अगला क्या भैया, विस्थापन। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से, किसी वस्तु की क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक का सीधा न्यूनतम दूरी परिवर्तन है। जैसे अब सपोज दैट हमने कहा कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और 4 किलोमीटर चलने के बाद वह बिंदु बी पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया, बिंदु बी पर पहुंच गया। ठीक ना, ये किधर चला, पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा में चला। अब यहां से दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चला। कितना चला, 3 किलोमीटर चला। तो इसके दूरी और विस्थापन की गणना कीजिए, दूरी व विस्थापन की गणना कीजिए। तो विस्थापन दूरी हमने क्या बताया भैया, कुल पथ की लंबाई। क्या बताया, कुल पथ की लंबाई, यानी यहां से यहां तक चला ये 4 किलोमीटर और ये चला 3 किलोमीटर। तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, पथ की लंबाई, यानी 4 चला और 3 चला, टोटल कितना चला, 7 किलोमीटर। ये हमारी दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन क्या कर रहा है, प्रारंभिक स्थिति यानी बिंदु ए, मान लिया ये बिंदु क्या है, सी है, बिंदु ए यानी प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी ये दूरी, यानी कहने का मतलब AC क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या होगा हमारा, AC होगा। विस्थापन कितना होगा भैया, AC होगा। अब AC कैसे निकलेगा, तो ध्यान देखिए ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कौन सा नियम लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौका 16, 3 25। कितना आ गया भैया, AC स्क्वायर बराबर आ गया 25, या AC बराबर आ जाएगा ±5। कितना आ जाएगा, ±5, यानी विस्थापन हमारा कितना होगा, A से C तक दूरी, और जिसका मान क्या होगा, ±5। ये क्या होगा हमारा, विस्थापन होगा। क्या होगा भैया, विस्थापन होगा। तो विस्थापन क्या हो गया हमारा, प्रारंभिक, यानी किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से, कहां से, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सीधे न्यूनतम दूरी, यानी न्यूनतम दूरी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब ये क्या है, यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। यह तय किए गए पथ की कुल लंबाई से अलग है। तय किए पथ, यानी ये देखिए तय किए पथ की लंबाई कितनी होगी, 7, और इसका मान है कितना, 5। तो इससे अलग है, क्योंकि यह केवल शुरुआत और अंत के बिंदुओं पर निर्भर करता है, न कि उस रास्ते पर जिससे वस्तु गुजरी है। एंड जिससे वस्तु गुजरी है उस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर। हमने दूरी और विस्थापन की परिभाषा पढ़ लिया, अब इसके आधार पर हम अंतर बता सकते हैं। तो पहला अंतर हम देखें, अगर हम पहला अंतर देखें तो दूरी क्या है, पथ की लंबाई है। दूरी क्या हमारी, पथ की लंबाई है। और विस्थापन क्या है, प्रारंभिक व अंतिम, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की
न्यूनतम दूरी। क्या है? न्यूनतम दूरी है। पहला अंतर मिल गया हमारा। दूसरा क्या है? दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। ये क्या है? दूरी अदिश राशि है। और ये हमारा विस्थापन हो गया। और ये विस्थापन क्या है? यह सदिश राशि है। यह क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। ठीक ना? अब तीसरा क्या है? तीसरा क्या है भैया? यह क्या है? अदिश राशि। इसका मान धनात्मक होता है। इसका मान क्या होता है? धनात्मक होता है। लेकिन इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। या क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। यानी इसका मान धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन में हमने अंतर पा लिया। दूरी क्या है भैया? दूरी पथ की लंबाई है, जबकि विस्थापन क्या है? अंतिम और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। दूरी क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है? आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, चाल। अगली परिभाषा क्या हमारी? चाल। चाल क्या होता है? चाल क्या होता है? चाल की परिभाषा अगर हम देखें, चाल क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर क्या होता है भैया? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को, स्थिति में परिवर्तन की दर को या एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। जैसे दूरी आ गई इसमें, तो यह क्या हो गया? एक अदिश राशि है। यानी यह क्या है? एक अदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। जैसे आप देखते होंगे गाड़ी चल रही होगी रोड पे, सड़क पे गाड़ियां चल रही होती है, तो देखते हैं गाड़ी के पीछे लिखा रहता है स्पीड। क्या लिखा रहता है भैया? गाड़ियों पे लिखा रहता है स्पीड। स्पीड दूसरी तरफ लिखा होता है 40 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या होता है कि गाड़ी की जो अधिकतम चाल है वह कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी वह गाड़ी एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यानी उसको करना चाहिए 40 किलोमीटर। ये एक औसत 40 को कर सकते हैं एक तरह से। तो स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसमें दिशा का ज्ञान नहीं है, इसमें दिशा नहीं बता रहा किस दिशा में जाना है। इसमें केवल ये बता रहा है कि आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है। यानी एक घंटे में आपको 40 किलोमीटर चलना है। अब किधर चलना है ये इसके विषय में नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? चाल एक अदिश राशि होती है। क्या होती है भैया? चाल एक अदिश राशि होती है। ठीक है? चलिए अब चलते हैं चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, चाल के कई प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। चाल के 4 प्रकार हैं। पहला क्या दिया है? एक समान चाल। क्या दिया भैया? एक समान चाल। क्या होता है? यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो यह कहा जाता है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। यानी समान समय में समान दूरी, समान समय में क्या हो रही है? समान दूरी। दिया क्या है? यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को क्या कहते हैं? एक समान चाल। यानी एक समान गति में वस्तु की चाल एक समान होती है। यानी उसकी चाल बदलती नहीं है, उसकी चाल नियत रहती है। कहने का मतलब अगर उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल 5 घंटा बाद भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। यानी उसकी चाल बदलने वाली नहीं है। तो जब चाल बदलने वाली नहीं है
तो उसको कहते हैं एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एक समान चाल कहते हैं। दूसरा क्या है? असमान चाल। मतलब कोई व्यक्ति चल रहा है या कोई गाड़ी चल रही है, एक घंटा में, पहले एक घंटा में 40 किलोमीटर चली, दूसरे घंटा में क्या चली? 50 किलोमीटर चली, और तीसरे घंटा में पता चला 20 किलोमीटर चली। तो क्या हो गया? इसका समय के साथ क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, यानी उसकी चाल क्या हो गई? बदल रही है। उसकी चाल क्या हो रही? बदल रही है। तो उसको हम कहते हैं असमान चाल। यानी यदि वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान चाल होती है। अभी हमने बताया पहले घंटे में कितना चली? 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 20 किलोमीटर। ये क्या हो रहा है? समय तो वो एक घंटा ही है, लेकिन उसकी दूरी क्या हो रही है? कम हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है, यानी असमान दूरियां हो जा रही है। तो उसकी चाल को हम कहते हैं असमान चाल कहते हैं। यानी असमान गति में वस्तु की चाल असमान होती है। अभी बताया ना, पहले घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर, इस तरह से उसकी चाल क्या होती है? बदलती रहती है। दूसरी क्या है? औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? अभी जैसे हमने बता दिया कि पहले घंटे में, मान लिया पहले घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चली, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरे घंटे में कितना चली? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तीसरे घंटे में वो कितना चली? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चली। तो इसका औसत चाल क्या हुआ? औसत चाल मतलब 3 घंटा लगा उसको, और 3 घंटे में कितनी दूरी तय किया? 50, 40, 90, 3 12 120, और टोटल समय कितना लगा? 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो औसत चाल क्या हो गया भैया? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय को, यानी क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी में कुल समय का भाग देकर प्राप्त चाल उस वस्तु की औसत चाल कहलाती है। यानी कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कुल समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। यानी जो औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय। जैसे हमने बताया पहले घंटे में 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर, तो 3 घंटे हुए। 3 घंटे में तुम्हारा कितना चला? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 120 किलोमीटर। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, उसकी औसत चाल कितनी हो गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। ठीक है। तीसरा, चौथा क्या हमारा? तात्कालिक चाल, या इसको तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल। क्या हो गया? किसी निश्चित क्षण में, यानी एक निश्चित क्षण में वस्तु की चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं। माना किसी क्षण टी पर अति अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डेल्टा एस हो तो तात्कालिक चाल को कहते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। उसकी चाल को क्या कहेंगे? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कहेंगे। ठीक है। चलिए, जैसे कार की चाल, बस की चाल, स्कूटर की चाल आदि में लगा स्पीडोमीटर उस क्षण वाहन की तात्कालिक चाल बताता है। जो स्पीडर मीटर लगा रहता है गाड़ी में, देखेंगे तो स्पीडोमीटर लगा रहता है, यानी वो स्पीड बताता है कि कोई गाड़ी कितनी तेज चल रही है। उसी को हम कहते हैं, उसकी तात्कालिक चाल कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला एक सवाल है, उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। क्या दिया है? माना कोई कार दिल्ली से आगरा, ये दिल्ली है, दिल्ली है, और ये क्या है? आगरा है। दिल्ली से आगरा 4 घंटे में पहुंचती। कितने घंटे में पहुंचती भैया? 4 घंटे में। और आगरा से दिल्ली, यानी पुनः आगरा से दिल्ली आ रही है 3 घंटे में। कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो कुल समय हमारा कितना हो गया? कुल समय हमारा कितना हो गया भैया? 4 + 3 यानी 7 घंटे। कुल समय हमारे कितने हो गए? 7 घंटे। अब यदि आगरा से दिल्ली की दूरी, यानी आगरा से दिल्ली की दूरी कितनी है? 245 किलोमीटर। मतलब 245 जा रहा है, 245 आ रहा है। तो कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी भैया? कुल दूरी क्या हो जाएगी? 245 किलोमीटर गया और 245 किलोमीटर आया, तो कितना हो जाएगा? 490 किलोमीटर। करा औसत चाल याद कीजिए, तो औसत
चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितना हमारा है 490 किलोमीटर, और कुल समय कितना है 7 घंटे। 7 से काट देंगे तो 7 सत्ते 49, यानी आ जाएगा हमारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसकी औसत चाल कितनी हो गई भैया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 245 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहा है, फिर वही 245 किलोमीटर 3 घंटे में आ रहा है, तो उसकी औसत चाल क्या हो गया मैं कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हुआ 245 गया 245 आया, तो दोनों हम जोड़ देंगे तो कितना जाएगा भैया 490। और समय 4 घंटा जाने में लग रहा है, 3 घंटा आने में लग रहा है, तो 4 और 3 7 घंटे, यानी 7 घंटे में वो 490 किलोमीटर चल रहा है। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, तो 490 में हम 7 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसकी चाल क्या हो गई 1 घंटा में 70 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, चल तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे वेग से और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक और शेयर कर लीजिएगा। लाइक और शेयर करने में आप कंजूसी करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।